बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 23 नवंबर और दिन है इतवार का। दो खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर तो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से है। 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हुआ है, कौमी और सूबाई असम्बली के। इन हलकों में इमरान खान साहब ने बाइकाट किया और इमरान खान साहब के बाइकाट करने पर अवाम ने रद्द अमल क्या दिया और कैसे जो जमानतें थी ना वो उम्मीदवारों की जब्त हुई। हालांकि पीटीआई ने हिस्सा नहीं लिया, फिर भी उनके मुखालिफ उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई हैं। और जो हरीपुर का हलका है जो केपी में आता है, उसमें पीटीआई ने बाइकआउट नहीं किया, वहां इलेक्शन लड़ा है। गैर हतमी गैर सरकारी जो नतायज हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े वाज़ेह मार्जिन से जीती है जी। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, आपके साथ शेयर करूंगा जी। और दूसरी खबर यह कि सुहेल आफरीदी जो हैं उन्होंने नथ डालना शुरू कर दी है और एक ऐसा कदम उन्होंने उठाया है जिसने जो ताकतवर हल्के हैं हमारे, उनके होश उड़ाकर रखती हैं जी कि ऐसा काम भी सुहेल आफरीदी साहब कर सकते हैं। बज़ाहिर तो ये लग रहा है ना कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, सब कुछ उनके कंट्रोल में है, लेकिन दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी एहतजाज भी नहीं कर रहे, वो कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ऐसे इकदाम भी उठा रहे हैं जिन्होंने वाकई मुश्किल में जो है वो इस वक्त ताकतवर हलकों को डाला हुआ है कि इस चीज से हम कैसे निपटे हैं, इस चीज से कैसे निकलें। क्या सुहेल अफरीदी कर रहे हैं, क्या उन्होंने इकदाम उठाए हैं जी, क्या नए कानून साजियां केपी में करने जा रहे हैं जी, इस पर भी कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो जी माफ कीजिएगा, पहली खबर जी जिमनी जो इलेक्शंस हैं इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करता हूं जी। कुल 13 हलके हैं जहां पर आज के दिन जिमनी इलेक्शंस हुए। इनमें जी 6 तो कौमी असम्बली के हैं और 7 जो है वो सूबाई असम्बली के हलके हैं जहां पर जो जिमनी इलेक्शंस हैं वो हुए हैं। इनमें जी 2 हलकों में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टिसिपेट किया, बाकी सारे जो 11 हलके थे उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकाट किया और इनमें से एक हलका ऐसा है जी जो कि केपी में है, बाकी 12 हलके जो हैं वो आते हैं जी पंजाब के अंदर। बहरहाल इमरान खान साहब के बाइकाट के बाद वहां पर जो ग्राउंड से चीजें रिपोर्ट हो रही हैं आपको बताऊं तो हू का आलम है। ऐसा है कि जैसा कि जिमनी इलेक्शन हो ही नहीं रहा, जबकि इसी के मुकाबले में ही हरीपुर में जो आज इलेक्शन हो रहा है वहां पर बिल्कुल अपोजिट सूरत हाल है। यानी कि 2 जगहों पर इलेक्शन हो रहे हैं, एक जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्सा नहीं लिया और एक हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्सा लिया। तो जहां पर पीटीआई ने हिस्सा लिया वहां पर वाकई में यह लग रहा है जी कि कोई जमात इलेक्शन लड़ रही है और किसी जमात को वोट देने के लिए अवाम जो है वो निकली। और दूसरी तरफ हू का आलम है, पोलिंग स्टेशन ऑलमोस्ट जो है वहां पर कोई इक्का दुक्का अगर कोई जोर जबरदस्ती ले आए या इक्का दुक्का आप कहें आगे होंगे, बाकी वहां पर हू का आलम है। और दूसरी तरफ जो अभी तक गैर सरकारी गैर हतमी जो नताइज सामने आए हैं, क्योंकि हल्के के जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन है ना, जाहिर सी बात है फॉर्म 47 वहीं से ही जारी होते हैं और फिर उसके बाद मतलब यहाँ से रिजल्ट भेज जाते हैं, फिर उसके बाद फॉर्म 47 जो है वो जारी होते हैं, वहाँ पर फॉर्म 45 होते हैं। तो बहरहाल जी फिर भी जो रिपोर्टर्स होते हैं ना उनके हाथ में ओरिजिनल फॉर्म्स लग जाते हैं, ठीक है, वो हासिल कर लेते हैं। तो वो जो फॉर्म सामने आए हैं ना जी, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़े वाज़ेह मार्जिन से जो ये इलेक्शन है वो जीत रही है। लेकिन सबको मालूम है क्या होगा कि ये नताइज भेजे जाएंगे, बल्कि इन इलेक्शंस में तो जो 8 फरवरी के इंतखाबात में गलतियां छोड़ी गई थी वो इसमें कवर कर दी जाएंगी। फॉर्म 47 जारी हो जाएगा और नून लीग का उम्मीदवार जो है वो जीत जाएगा। और जहां पर ज़िमनी इलेक्शंस नहीं बाइकआउट किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी, वहां पर अगर मतलब टर्नआउट पूरा नहीं भी होता तो उसको पूरा कर दिया जाएगा और फॉर्म 47 जारी हो जाएगा जी कि देखें जी 60% 70% तो टर्न आउट है, इतने लोगों ने वोट दिया, हालांकि वहां पर हू का आलम है। बहरहाल एक मुशर्रफ दौर का आपके साथ मैं एक वाकया शेयर करना चाहता हूं जी, और इस वाकये के बाद आप समझ जाएंगे कि ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं ना और जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए हैं, ये स्क्रिप्ट बड़ा पुराना है और पहले भी ऐसे ही होता था। मुशर्रफ दौर में जो बराए नाम इंतखाबात हुए थे, हमारे सीनियर एक जर्नलिस्ट है, मैं उनका नाम सीगा रास में रखूंगा, मतलब है कि वो तो 90s से जो जर्नलिज्म वो कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ये जो सारी स्टोरी थी वो सुनाई थी और वो उस वक्त इलेक्शन को जो है वो कवर कर रहे थे। मुशर्रफ एरा की जो बात है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी। हो ऐसा रहा था जी कि इस्लामाबाद में ही एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के अंदर ही एक अफसर जो हैं वो बैठे हुए थे और तमाम तर जो नताइज थे ना वो उन्हें मौसूल हो रहे थे।
ये मुशर्रफ एरा की बात कर रहा हूँ, यानी कि हलकों से जो नताइज आ रहे थे वो वहाँ पर मौसूल हो रहे थे और वहाँ पर एक अलहदा से जो प्रिंटर है जी वो रखा गया था और जो उनको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी ना कि अच्छा इस हल्के में इसको जितवा दो, इतने वोट हो जाएं, तो वो जो नताइज होते थे ना ओरिजिनल वो साइड पर और मर्जी से एक फॉर्म जो है निकाल दिया जाता था, फॉर्म 47, और वही फाइनल जो रिजल्ट है जी वो होते थे। तो इस तरह से ऑपरेट की जाती थी उस टाइम पर भी चीज़ें। और फिर उसके बाद 8 फरवरी वाले इंतखाबात में तो ये हुआ ना कि सब एक्सपोज हो गया। इमरान खान साहब ने जो एक बड़ा काम किया ना, इमरान खान साहब का एक वीडियो क्लिप भी है जिसमें वो कहते हैं कि मतलब है कि मैं आखिर में जाकर, अगर फर्ज करें कि बिल्कुल भी कोई रास्ता मुझे ना मिला तो आखिर में जाकर कौम को इकट्ठा करूंगा, सारी को सब कुछ एक्सपोज कर दूंगा उनके सामने, उनको दिखा दूंगा जी कि ये जो है वो आपके साथ हो रहा है, ये जो है वो किया जा रहा है, ये सिस्टम है आपका और आपकी आंखों के ऊपर क्या पट्टी बंधी हुई है वो पट्टी में खोल दूंगा। तो इमरान खान साहब ने वाकई वो जो पट्टी है वो खोल दी, सबको मालूम है। ये ज़िमनी इंतखाबात के वाले से खुद लोगों को मालूम है जी, वोट क्यों दें हम, पीटीआई तो है नहीं। इमरान खान साहब ने बाइकआउट किया और इमरान खान साहब ने इसीलिए बाइकआउट किया हुआ है ना कि वहां पर जो है जिस तरह से फॉर्म 47 जारी होते हैं तो लोग देखें पीटीआई ने बाइकआउट किया तो वो जा ही नहीं रहे वोट देने के लिए। दूसरी तरफ जो पीटीआई इलेक्शन लड़ रही है वहां पर आप पुलिस स्टेशन पर जो रश है जी वो देखें, लेकिन वहां पर भी जाहिर सी बात है जो कुछ ग्राउंड से चीजें फुटेजेस सामने आ रही हैं जी कि पीटीआई वालों को वहां पर भी कुछ जो गिरफ्तारियां हैं वो हो रही हैं। बहरहाल ये ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कुछ डिटेल्स थी, जो लेटेस्ट अपडेट्स आपको बता दी हैं कि फॉर्म 47 जारी होंगे और मजीद नशिस्तें बढ़ा दी जाएंगी। लेकिन खैर अब बढ़ाएं ना बढ़ाएं मजीद नशिस्तें, 2/3 से तो वैसे ही हुई है और तरमीमें भी जो है वो हो चुकी हुई हैं, मजीद भी तरमीमें करनी है तो वो भी हो जाएंगी, तो इसलिए मजीद चले उनकी नशिस्तें जो है वो एडअप हो जाएंगी। नेक्स्ट जो खबर आपसे शेयर करनी है वो सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से है। सुहेल आफरीदी जो हैं वो बड़ी इस वक्त माहिराना तरीके से चल रहे हैं। एक तो सुहेल आफरीदी ने थरथरी मचाई हुई है और ये जो काम करने जा रहे हैं, ये जो फैसला किया है ना सुहेल आफरीदी ने, इसने काफ़ी बेचैनी पैदा कर दिया ताकतवर हलकों में। वो क्या करने जा रहे हैं? सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ऐसा कानून ला रहे हैं जो इस मुल्क के ताकतवर तरीन हलकों की नींदें हराम कर देगा। कानून के मुताबिक जो भी लोग कोलैटरल डैमेज ड्रोन हमलों में मारे गए, शहरी हों या सियासी एहतजाज में गोलियां खाकर माजूर किए गए लोग, इन्हें यह हक मिलेगा कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे। तो ये जी असद तूर हैं, जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उनकी जानिब से जो है वो ये दावा बड़ा जो है वो किया गया है। यानी कि जो ऑपरेशन या जो ड्रोन अटैक्स वगैरह और इसके खिलाफ तो वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है, सबके सामने है। सुहेल आफरीदी ने भी आते ही बता दिया था जी कि कोई ये हम नहीं होने देंगे। और फिर उसके बाद अब ये जो कानून है जी वो ला रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट जो कार्रवाइयाँ हैं जी वो कर सकेंगे जी। मतलब है कि कोलैटरल डैमेज में जो आम लोग शहीद होते हैं जी, उनके जो अहल खाना है वो फिर उन सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि ये कोलैटरल डैमेज को रोकने के लिए। और फिर एहतजाज वगैरह में आप मतलब एहतजाज, पुरअमन एहतजाज तो सबका राइट है ना, लेकिन ये तो नहीं कि गोलियां मार कर आप उनको शहीद कर दें, आप उनको जो है वो माजूर कर दें और उनको भगा दें। तो वो लोग जो हैं जो माजूर जिनको कर दिया गया होगा गोलियां मार के, या जो शहीद होंगे उनके जो अहल खाना है वो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट जो है वो कानूनी चारागोई कर सकेंगे, यानी कि अदालतों में उनके अगेंस्ट जाएंगे कि ये उनके अगेंस्ट जो है वो हुआ है। और फिर उससे क्या होगा जी कि पूरी एक जो इंक्वायरी है वो होगी। फिर सीसीटीवी फुटेज की जो इमरान खान साहब बात करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर सीसीटीवी जो फुटेजेस हैं जी वो भी सामने आ जाया करेंगी। अभी तो सामने नहीं आई, इमरान खान साहब ये कहते हैं सीसीटीवी फुटेज सामने लाएं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर सुहेल आफरीदी साहब जो हैं मजीद आगे क्या इरादा रखते हैं जी। पहले तो सुहेल आफरीदी ने अभी तक मतलब एक बड़ी माहिराना तरीके से जो कदम रखे हैं ना उनके वो कुछ इकदाम मैं आपको बताता हूं जी कि उन्होंने अभी तक क्या किया है और अब आगे वो क्या करने जा रहे हैं। एक तो ये जी कि सुहेल आफरीदी ने जी ये गुफ्तगू की, उन्होंने जो सहाफ़ियों से मुलाकातें की हैं उस मुलाकात के अंदर ये जो गुफ्तगू है सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से की गई है माफ़ कीजिएगा, उन्होंने कहा जी कि मैंने इमरान खान से मुलाकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म से बात की, वफाक को ख़त लिखा, पंजाब को ख़त लिखा, KP असम्बली में करारदाद पास की, कौमी असम्बली में हमारी पार्लिमानी पार्टी ने करारदाद मंजूर की, स्पीकर कौमी असम्बली से मिलने की कोशिश की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, 3 बार चीफ जस्टिस पाकिस्तान से रब्ते की कोशिश की, 7 बार अडयाला जेल गया, अदालती अहकामात भी पास थे लेकिन मुलाकात नहीं कराएगी, तमाम जमहूरी रास्ते और तमाम फोर्सेस से रुजू कर चुका हूँ, अब मीडिया मुझे बताए कि मैं क्या करूँ, मुझे राय दें।
मेरे हिसाब से तो मेरे पास अब सिर्फ दो ऑप्शन है, एक शहबाज शरीफ वाला रास्ता है और दूसरा एहतजाज का रास्ता है। डिग्गी में जाऊंगा नहीं और सड़कों पर आने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जब मैं सड़कों पर आऊं तो आप मीडिया वाले गिला ना करना। तो ये जिन्होंने गुफ्तगू की है मीडिया से और उन्होंने अपना रास्ता बता दिया है और वो एहतजाज का रास्ता है। आखिर में जी एक और खबर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हसनात मलिक साहब बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं जी, इनकी जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई है। ये कहते हैं जी कि पूरी जुडिशरी को तबाह करने में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मोइनुद्दीन खान का बड़ा किरदार है। जस्टिस मोइनुद्दीन खान मखसूस नशिस्तों के केस के बेनिफिशरी हैं। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर पर 27वीं तरमीम के बदले बारगेनिंग की। अब भी वो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान पर बारगेनिंग कर लेंगे। ये भी हो सकता है कि 18वीं तरमीम ख़त्म करने पर बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म ले लें। जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म का टैग लग जाए। तो ये जी इन पॉलिटिकल जमातों की प्रायोरिटीज़ हैं और 27वीं तरमीम के बाद और जो अदलिया के अंदर से सहूलतकारी के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं उसमें किसका किसका क्या क्या रोल है। और अब तो सब कुछ मतलब है कि सब कुछ नज़र के सामने है ना, कुछ छुपा हुआ नहीं है। ज़ाहिर सी बात है 26वीं और 27वीं तरमीम के बेनिफिशरी कौन है। आप देखिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना था, चीफ जस्टिस याया फरीद साहब बन गए। फिर उसके बाद जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब जो हैं वो रिटायर इसी महीने, उन्होंने गालबन 30 नवंबर को उनकी रिटायरमेंट थी, लेकिन वो बन गए चीफ जस्टिस आईनी अदालत। और जस्टिस सरफराज डोगर साहब देख लें, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई 14-15 नंबर पर थे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, सॉरी पहले लाहौर हाई कोर्ट में थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हुए और यहाँ पर जी वो जूनियर थे और जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए। हालांकि चीफ जस्टिस का हक तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उनका था। तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात हैं, इस वाले से मजीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे जी। आज के ब्लॉग से इतना ही, राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।